नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण, उसमें हमने देखा कि आज़ादी फौज और सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से पढ़ाई करके भारत वापस आए और वो भारतीय महासभा के यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए और राष्ट्रीय स्वराज्य दल की जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने की थी, उसके वो सदस्य बन गए, उनमें जुड़ गए। और अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी कूच में भी वो आगे रहे, लेकिन गांधी जी और उनके विचारों के मेल नहीं थे, इसीलिए वो अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के नए दल की उन्होंने स्थापना की। बाद में वो विदेश में बाद में जब वो पकड़े जाते, नज़र कैद किया जाता है, तो वेश बदल कर वो कोलकाता से पेशावर ऐसे अलग अलग देशों में प्रवास करते हैं और वहाँ रहकर वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति चलाते हैं और विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी वो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए तैयार करते हैं वो। और उन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के भी वो अध्यक्ष बने और इंडियन नेशनल आर्मी के भी वो अध्यक्ष बने और उन्हीं में जो हमारे देश के भारतीय जो विदेशों में रहते थे उनको तैयार किए, ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। और हमने देखा था कि उन्होंने सूत्र दिया, चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का उन्होंने उस समय दरमियान नारा दिया था। अभी हम आज जो देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने जो काम चलाओ सरकार की स्थापना की। हमने देखा कि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के वो अध्यक्ष बने, यानी हमारे पूरे भारतीय लोगों का मतलब तैयार किए। उन्होंने एक टीम बनाई जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके और वो भारत में प्रवेश करके जो भागों को भारत के जीतते जाते वहाँ काम चलाओ सरकार की स्थापना करते, वो हम देखेंगे। तो आज़ादी फौज का नेतृत्व जो संभाला था सुभाष चंद्र बोस ने, और उन्होंने काम चलाओ सरकार की भी रचना की, जिसमें वे प्रधानमंत्री, जो सरकार काम चलाओ बनेगी, काम चलाओ यानी थोड़े समय के लिए, उसके वो प्रधानमंत्री बनेंगे और सेना के सर्वोच्च सेनापति भी ये सुभाष चंद्र बोस ही रहेंगे। तो भारत की इस काम चलाओ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा आदि देशों ने मान्यता दी, यानी उन्होंने सहयोग देना। छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखना, काम चलाओ सरकार जो भारत में सुभाष चंद्र बोस चलाने वाले थे, उनको ये सारे विदेश ने उनको मान्यता दी। इस सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, काम चलाओ सरकार ने तभी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा रखा, राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज का स्वीकार किया और आवक के लिए जापान की सहायता भी, उसके लिए सरकार चलानी है तो पैसे भी चाहिए, तो पैसे कहाँ से मिलने वाले थे, तो जापान सरकार देने वाली थी। स्वैच्छिक अनुदान, यानी जो ये आज़ादी फौज के जो सहयोगी है, जो उसके सैनिक है, सिपाही है, वो भी अपना दान दे सकते हैं। संपत्ति कर लगाना, और सरकार चलेगी तो वो विस्तार में वो संपत्ति पर कर लगाएंगे, वो तय किया। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारत में अंडमान निकोबार टापुओं की मुलाकात लेकर इन टापुओं को क्रमशः शहीद और स्वराज्य नाम दिया। छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार टापुओं को की जब मुलाकात ली और वो टापुओं को, अंडमान को शहीद नाम दिया और निकोबार को स्वराज्य का नाम उन्होंने दिया। अभी अंतिम दौर और सुभाष चंद्र बाबू का बलिदान, अभी ये जो लड़ाई लड़ते लड़ते वो अंतिम में उसकी किस प्रकार मृत्यु होती है वो अभी हम देखेंगे। तो मई 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी रंगून फ्रॉम कोहिमा से, यानी वर्तमान की जो अभी नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पर प्रवेश उन्होंने अधिकार कर लिया, यानी ये प्रदेश उन्होंने जीत लिए। अभी उसके उपरांत इम्फाल जो मणिपुर की अभी राजधानी है उसको भी जीत लिया, परंतु उसी समय दरमियान द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड की मदद करने के लिए अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में भी छेड़ा गया, तभी वो घुसा था। और जापान के नागासाकी
अभी अमेरिका ने उसका मुकाबला करने के लिए जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डाला। इसीलिए जापान की हालत बहुत ही ख़राब हो गई और जापान ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जुड़ा था उसको शरणागति स्वीकार करनी पड़ी। जो हमने जो दूरी राष्ट्र देखे, जो दूरी राष्ट्रों में एक मित्र राष्ट्र है और सामने दूरी राष्ट्र है, तो दूरी राष्ट्र में जापान था। तो जापान हार गया और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शरणागति स्वीकार। अभी ये जापान की हालत, जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम फेंके थे, तो उसकी जो परिस्थिति इतनी विकट बन गई थी, उसको सुधारने के लिए जो उसके सामने समस्या थी, तो वो उस समय जापान ने भारत को, ये जो सुभाष चंद्र बोस को जो सहायता दे रहे थे, वो सहायता मिलनी अभी बन गई, क्योंकि उनकी खुद की समस्या सुलझाने में जापान था, इसीलिए सहायता बंद कर दी गई। तदुपरांत ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों को आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी का कारण स्थिति अधिक खराब हो गई। ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों पर, ये हमारे आज़ाद हिंद फौज पर की गई, आज़ाद हिंद फौज पर ये ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों ने भी हमला किया, तो क्योंकि जापान उसको मदद कर रहा था, इसीलिए अमेरिका ने ये हमारे जो आज़ाद हिंद फौज पर भी उन्होंने बमबारी की थी, तो उसके कारण ये आज़ाद हिंद फौज की जो स्थिति है वो थोड़ी ख़राब हो गई। और नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान से बैंकॉक से साइगोन से फरमासा द्वीप के ताइपेई विमान केंद्र पर पहुँचे, परंतु विमान में अचानक आग लग गई और 18 अगस्त 1945 में हॉस्पिटल में उनकी जब इलाज हो रहा था, उस समय दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बाबू का अवसान विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक अनसुलझा हुआ रहस्य, कि उनको जानबूझकर मारा गया या आकस्मिक ऐसी घटना हुई, वो अभी आज तक भी वो सुलझा नहीं। तो इस तरह हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति विदेश में रहकर चलाई और बाद में भारत में प्रवेश कर अलग अलग विस्तार को, अंडमान निकोबार, बाद में कोहिमा है, इम्फाल है, उनको जीत लिया और वहाँ पर काम चलाऊ सरकार की भी स्थापना की। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में, जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में बाद में जुड़ा था, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके, तो अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका और उनकी स्थिति जो खराब हुई, उससे जो हमारी आज़ादी फौज को जो मदद कर रहा था जापान, वो बंद हो गई और अमेरिका ने ऊपर से हमारी आज़ादी फौज पर भी बमबारी की। उसके कारण उनकी जो कामगिरी है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई। और उसी समय दरमियान सुभाष चंद्र बोस जो बैंकॉक से ताइपेई विमान हवाई अड्डे पर थे और वो विमान में जब बैठे और उसी में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी जो कामगिरी है वो वहाँ ही समाप्त हो गई। अभी हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, कि भारत को अभी 45 और हम सबको पता है कि 47 में हमें आज़ादी प्राप्त होती है और उस आज़ादी मिलने के बाद भारत का बंटवारा, पाकिस्तान जो भारत में से अलग होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो आज़ादी फौज के पकड़े गए जो सेनापतियों पर राजद्रोह का केस चलाया गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो अभी नहीं रहे और जो सेनापति थे, उसके जो फौजी थे, सिपाही थे आज़ादी फौज के, सबको पकड़ा दिया गया और उन पर राजद्रोह का, यानी देश में ही गुनाह करने का जो आरोप लगाया गया। भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े। याद रखना कि ये आज़ादी फौज की ओर से भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू केस लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ और ब्रिटिश सरकार ने इन सेनापतियों को सजा दी, आज़ादी फौज के सेनापतियों को सजा दी और जिसका प्रचंड लोक विरोध होने से वापस लेना पड़ा। लेकिन हमारे भारतीय लोगों ने उसका प्रचंड विरोध किया, इसीलिए उनके सेनापतियों को वो सज़ा उन्होंने वापस ले ली। और इस घटना से और मुंबई में नौका विद्रोह भी उस समय दरमियान होता है, तो उसके कारण अंग्रेज़ों ने भारत को स्वराज्य देने की चर्चा शुरू की। अभी अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीय लोग पूरी तरह एकजुट हो गए, अभी हमें भारत को छोड़ना होगा और भारत को आज़ादी देनी ही होगी, इसीलिए ब्रिटिशर अंदरों अंदर चर्चा कर।
और ब्रिटेन उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1947 में, उसका नाम था इटली, और उन्होंने घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत को समस्त सत्ता सौंपकर जून 1948 तक विदा होगी। अभी उस समय के प्रधानमंत्री इटली ने ऐसी घोषणा कर दी कि 20 फरवरी 1947 को जब ये कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई थी उसके अंतर्गत भारत को सारी सत्ता सौंप देगी और वो भारत में से जून 1948 में जाएंगे। उसी समय दरमियान भारत के वाइसरॉय के रूप में वेवल की जगह माउंटबेटन की नियुक्ति हुई। याद रखना, भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वाइसरॉय माउंटबेटन। और उसी समय भारत में हुए दंगे के कारण, अभी भारत में उसी समय दंगे भी शुरू हुए, क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे उनको हमने आगे भी देखा था कि मोहम्मद जिन्ना है और वाइसरॉय मार्ले मिंटो है, उन्होंने भी इस तरह भड़काए हुए थे, तो वो भारत में से अलग होना चाहते थे, इसलिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे भी हो रहे थे। इस समय भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी और संविधान सभा की रचना के लिए अभी भारत को जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो भारत में शासन स्थापित करने के लिए नियम भी चाहिए, इसीलिए संविधान का निर्माण करना भी जरूरी था। तो संविधान की निर्माण की प्रक्रिया जुलाई 1947 के चुनाव में कांग्रेस ने 210 में से 201 मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। अभी जब भारत को आज़ादी जब प्राप्त हुई तभी जब जो चुनाव हुआ उसी में कांग्रेस को कुल 210 सीटें थी, उनमें से 201 मिली और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। परिणाम स्वरूप लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रबल मांग की। मुस्लिम लीग ने भारत में से, क्योंकि उनकी जो सीटें वो कम मिलती है, तो वो भारत में से अलग होने के लिए मांग करती है और सरकार पर दबाव डालने के लिए 16 अगस्त 1947 में सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया। याद रखना कि पाकिस्तान की अलग मांग करने के लिए और ये सरकार से मनवाने के लिए वो 16 अगस्त 1947 को दिन को सीधी कार्यवाही के दिवस के रूप में मनाने का आदेश देते, जिससे पूरे भारत में कौमी दंगे होने लगे, यानी हिंदू मुस्लिम भी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, हिंसक प्रवृत्तियाँ करने लगे। यह देखकर सरदार पटेल है, नेहरू है, ये सभी नेताओं को लगा और गांधी जी भी है कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अलग पाकिस्तान को अलग नहीं करते तो ये दंगे होते रहते, तो पूरे देश में जो अशांति का माहौल हो गया था, तो पूरे देश में शांति लाने के लिए हमारे नेताओं को भी लगा कि भारत में से पाकिस्तान अलग करने से ही हम भारत में शांति ला पाएंगे। और मुस्लिम लीग का जो नेता था जिन्ना, वो हट पर उतरा था। 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग ने 31 जनवरी 1947 में पाकिस्तान प्राप्ति के लिए उग्र कार्यक्रम का आग्रह के कारण भारत विभाजन स्वीकार करने की परिस्थिति पैदा की। यानी मोहम्मद जिन्ना ने, वो मुस्लिमों का नेता था, उन्होंने ऐसा वातावरण खड़ा किया कि भारत में से पाकिस्तान को अलग करना ही पड़ेगा। ऐसी अशांति पूरे देश में फैला दी, हिंदू मुस्लिमों के बीच कौम दंगे है, लड़ाई झगड़े है, पूरे ऐसा माहौल खड़ा कर दिया। और इस परिस्थिति में माउंटबेटन ने नेहरू जी और सरदार पटेल को समझाया कि अनेक स्वायत्त और विरोधी इकाई वाले निर्बल केंद्र सरकार की अपेक्षा केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा। तभी हमारा अंतिम अंग्रेज वाइसरॉय था माउंटबेटन, उन्होंने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है और गांधी जी, उनको समझाए कि हमारे ही देश में विरोधी लोग रहेंगे और ऐसे दंगे फसाद करेंगे तो भारत एक सुदृढ़ सरकार और मजबूत सरकार नहीं बना पाएगा और भारत में शांति भी नहीं रहेगी। तो उससे अच्छा है कि भारत
में से जो मुस्लिम लोग अलग होकर अपने पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं तो उनको अलग पाकिस्तान दे दो, तो वो अपने विकास और अपनी जो सुविधाएं हैं वो अपने आप कर लेंगे और भारत में शांति हो जाएगी। तो जो लोग भारत में बचे तो उनके लिए भी जो सुविधाएं हैं, उनकी शांति है, सरकार अच्छे से शासन है वो कर पाएगी। और नेताओं को यह तर्क उचित लगा और नेहरू जी और सरदार पटेल ने और गांधी जी के साथ उस विचार विमर्श किया और गांधी जी ने लाचार होकर भारत के विभाजन को भारी मन से स्वीकार किया। यानी उन्हें प्रेम से स्वीकार नहीं किया, वो भारत में से पाकिस्तान को अलग करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय की तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि उनको भारत में से पाकिस्तान को अलग करना पड़ा। ओके, थैंक यू।